तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों इस क्वेश्चन बैंक से आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं और चैप्टर का नाम हमारा है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो बना दिया है। अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों जो पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ठीक है। यानी कि जो कुल है ना दोस्तों, किसके लिए किया गया प्रयोग, ठीक है। कुल का प्रयोग यहाँ पे परिवार के लिए किया गया था। किसके लिए दोस्तों? परिवार के लिए। यानी कि ऑप्शन में जो आपका एक दिखाई दे रहा है परिवार, वो आपको सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे और भी 3 ऑप्शन है जैसे कि जाति है ना, बांधव, इनमें से कोई नहीं, तो परिवार आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की। दोस्तों आप सभी जानते हैं महाभारत, ठीक है। तो महाभारत की रचना किसने की, तो इसके जो रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास हैं। तो आपका ऑप्शन में जो 2 दिखा दे रहा वेद व्यास, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है ना, वेद व्यास है आपका महाभारत के रचयिता। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो ये कितने दिनों तक चला था। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जो महाभारत का जो इतना बड़ा युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था। ये दोस्तों 18 दिन तक चला था, ठीक है। महाभारत का जो युद्ध है ना वो 18 दिनों तक चला था, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हड़प्पा वाला भी मैंने करवा रखा है, अगर आपसे उसे नहीं देखा जाएगा चैनल पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। वो भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। दोस्तों चौथा जो प्रश्न पूछा गया कि महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, कुल सत्तात्मक। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो पितृसत्तात्मक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बात करते हैं 5वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो 5वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। दोस्तों विवाह का अगर मैं बात करूँ तो मनुस्मृति से 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है 8, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, विवाह 8 प्रकार के। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे जो छठा प्रश्न पूछा गया है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। देखिए आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में आपका पात्र है भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, ठीक है, दुर्योधन। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि जो दुर्योधन है इसकी माता का क्या नाम था, ठीक है। गांधारी थी या कुंती थी? तो गांधारी नाम था दोस्तों, जिन्होंने अपने आँख में पट्टी बांध रखी थी, ठीक है। तो दुर्योधन की जो माता थी उनका नाम था गांधारी। तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा है गांधारी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। तो अब बात करेंगे 7वां प्रश्न की। 7वां जो प्रश्न पूछा गया कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों इसे 4 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया, आपको पता होना चाहिए। पहला जो आपका 1 से लेकर 25 वर्ष तक जो आयु होता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। फिर 25 से 50 तक आपका जो गृहस्थ वाला हो जाता है वो। फिर 25 आपका पारिवारिक, ठीक है। इस प्रकार से मतलब सबको बांट दिया गया था, ठीक है। फिर लास्ट अंतिम जो बचता था उसे वो आपका क्या होता था, वो जंगल चले जाते थे। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा था, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। दोस्तों महाभारत की जो रचना ना वो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है संस्कृत, वो आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां जो प्रश्न आप सभी को पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न एग्जामों में पूछा भी गया है। तो देखिए पुराणों की जो संख्या है वो 18 पुराण है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है 18, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना पुराणों की संख्या कितनी है, 18। चलिए और वेदों की संख्या 4 वेद। तो बात करेंगे 10वां प्रश्न की। दोस्तों 10वां जो प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का क्या नाम है। दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया इसका जो नाम है वो राजमनामा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है राजमनामा, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे आपका 11वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मृक्ष कटिकम के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। इसका नाम बताइए। तो इसका जो नाम होगा दोस्तों वो शूद्रक होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में जो एक दिखाई दे रहा है शूद्रक, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका जो 1 नंबर टाइप का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था 4 ऑप्शन वाले, ठीक है, बहुविकल्पिक प्रश्न, वो हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अति लघुत्तर प्रश्न है।
तो इसे भी समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि महाकाव्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि रामायण एक महाकाव्य है, महाभारत एक महाकाव्य है, ठीक है। तो महाकाव्य किसको बोलते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों कि महाकाव्य एक लंबी कविता है जिसमें किसी नायक अथवा राष्ट्र के जीवन एवं उपलब्धियों का विशद वर्णन हो, वही हम लोग महाकाव्य बोलेंगे, ठीक है। जिसमें एक लंबी प्रकार कविता होती है, जिसमें क्या होता है कि किसी देश के बारे में, किसी राष्ट्र के बारे में उस कुछ नायक होता है, ठीक है। वहाँ के लोगों के जीवन किस प्रकार से होता है, उनकी उपलब्धियाँ क्या है, तो सारा का सारा वहाँ पे वर्णित होता है, तो उसे हम लोग महाकाव्य बोलेंगे। इस तरह के हम लोग बोल सकते हैं महाभारत में, तो महाभारत में कुछ नायक, कुछ यहाँ पे पात्र दिखाए गए हैं, ठीक है। वहाँ किसी देश के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उसकी क्या उपलब्धियाँ हैं, मतलब सारा कुछ वहाँ पे बतलाया गया है, ठीक है। तो ये आपका महाकाव्य हो जाता है। रामायण भी इस प्रकार से है, कुछ मुख्य पात्र है उसमें राम है, ठीक है, और स्थानों का भी नाम है, इस प्रकार से सारा कुछ वहाँ पे वर्णित है, ठीक है। तो यही आपका महाकाव्य होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि गोत्र को परिभाषित करें। गोत्र के बारे में आप लोग सुना होगा कि मेरा ये गोत्र है, आपका वो गोत्र है, पूजा के समय भी गोत्र पूछा जाता है। तो आखिरकार ये गोत्र क्या है दोस्तों? गोत्र प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाया गया एक रीति रिवाज का हिस्सा है जो यह निश्चित करता है कि व्यक्ति किस पूर्वज का संतान है। ठीक है, गोत्र से हम सभी को ये पता चल जाता है कि आप किस, आपके जो पूर्वज है वो कौन थे, ठीक है, आप किसके संतान है, ये आपका पता चल जाता है दोस्तों गोत्र से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि प्राचीन मानव समाज का बनाया गया एक रीति रिवाज है जिससे यह निश्चित होता है कि आप किस व्यक्ति के पूर्वज हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का गोत्र होता है कश्यप गोत्र, तो कश्यप गोत्र यानी कि वो कश्यप ऋषि के संतान है। इस प्रकार से और भी बहुत सारे लोग अपना अपना ये होता है गोत्र और उसके वो पूर्वज में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरा प्रश्न की। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री धन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए, विवाह के समय स्त्री को प्राप्त उपहार स्वरूप धन को स्त्री धन कहते हैं, यानी कि शादी के समय जो महिलाओं को, जो स्त्रियों को जो धन मिलता है, ठीक है, वही स्त्री धन कहलाता है। यह दहेज से भिन्न है क्योंकि दहेज वर पक्ष को दिया जाता है, ठीक है। देखिए, ये दहेज और स्त्री धन ये दोनों अलग अलग है। दहेज में क्या होता है कि जो वर पक्ष होते हैं, जो लड़का होता है, उनको दिया जाता है पैसा, लेकिन स्त्री धन में क्या होता है, जो उसे उपहार स्वरूप मिलता है वही स्त्री धन होता है, ठीक है। स्त्री धन पर संपूर्ण जो भी है ना, वो संपूर्ण रूप से स्त्री का ही अधिकार होता है, पूरा का पूरा उस पर किसका अधिकार होगा, स्त्री का होता है। अब मैं समझाता हूँ स्त्री धन है क्या, ठीक है, आसान भाषा में। देखिए, स्त्री धन का मतलब हुआ कि जो महिला को उपहार स्वरूप मिलता है, मान लीजिए किसी लड़के का शादी होता है और उस शादी में उसे जो गिफ्ट मिलता है, जो उपहार मिलता है, वो क्या होता है, वो उस लेडीज़ का हो जाता है। मान लीजिए कि वो शादी हुआ उनका और उनकी जो फ्रेंड है वो कुछ दी, या तो फिर शादी के बाद ससुराल गई, ससुराल जाने के बाद उनकी जो सासू माँ है या तो फिर और भी बहुत कोई ननद, तो कुछ सोना, कुछ पैसा और भी बहुत सारे चीज़ देती है। तो वो जो धन होता है वो पूर्ण रूप से स्त्री का होता है। बात की बात है कि उसकी सासू माँ ले लेती होगी या फिर कोई ले लेती हो, अलग बात है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका अधिकार होता है महिला का, ठीक है। और दहेज क्या है कि दहेज पहले ही लड़का को दिया जाता है या फिर लड़का के परिवार को दिया जाता है, तो वो अलग मैटर करता है। लेकिन स्त्री धन का मतलब हुआ था कि जो महिला को जो मिलता है उपहार, वही है स्त्री धन, ठीक है। जो ठीक है, समझ गया ना। चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न का क्या पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति का 2 महत्व लिखिए। जो हमारा मनुस्मृति है, तो इनके बारे में आपको लिखना है, 2 महत्व बताना आपको। पहला आप बता सकते हैं दोस्तों कि यह तत्कालीन समाज के नियमों तथा रीति रिवाज का वर्णन देता है। ये जो उस समय जो भी नियम, रीति रिवाज जो भी चलते आ रहा है, उसको यह वर्णन करता है। एक चीज़ आप लिख सकते हो। दूसरा चीज़ आप लिख सकते हो दोस्तों कि इसका प्रभाव आज भी समाज में दिखाई देता है, यानी कि पहले इस प्रकार से विवाह होता था या तो फिर पूजा करने की जो पद्धति थी वो किस प्रकार से था, ठीक उसी प्रकार से आज के समाज में अगर देखा जाए तो उसी रीति रिवाज से, ठीक है, नियमों से अभी भी शादी हो रहा है, पूजा भी वही हो रहा है। तो इस प्रकार से मनुस्मृति को आप देख सकते हो दोस्तों। देखिए, उस प्रकार से शादी पहले क्या था, स्त्री धन, तो स्त्री धन का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि स्त्री को जो उपहार में मिलता था, ठीक उसी तरह से आज भी वो प्रचलित है। महिलाओं को दहेज तो इससे मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उसको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ मिलता है, ठीक है। शादी करने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। डोली वाला सिस्टम था, अभी गाड़ी उड़ी में ले जाता है, सारा कुछ हम लोग देखा जाए तो वो मनुस्मृति से मैच करता है। तो आज भी वो प्रभाव है, प्रचलित है, इस कारण से आप बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे 5वां देखते हैं। 5वां जो क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है
कुल तथा जाति का क्या अर्थ है। देखिए आपने सुना होगा कुल और जाति, तो इसमें इसका क्या अर्थ है वो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। देखिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया गया है। जो कुल है ना दोस्तों, कुल का प्रयोग किया गया है परिवार के लिए। और जो जाति शब्द है, जाति शब्द का प्रयोग किया गया बांधवों से बड़े समूह के लिए होता है। ठीक है, तो जो कुल अगर बात करूँ मैं, तो कुल का मतलब परिवार किसके लिए किया गया है, और जाति शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो बांधवों के बड़े समूह के लिए किया गया। तो ये आपको जानना होगा। आगे देखिए छठा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्विवाह से आप क्या समझते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह में मध्य ही होते हैं। अंतर्विवाह का मतलब क्या, जो जिससे शादी होता है ना वो अपने ही समूह के मध्य होता है। यानी कि मान लीजिए आपका कास्ट है सिंह, आपका कास्ट है कुम्हार, तो कुम्हार से ही शादी होगा, सिंह से ही शादी होगा। ठीक है, तो यानी कि अपने में ही शादी होना है आपको। यह समूह गोत्र, कुल अथवा जाति या तो फिर एक ही स्थान पर बसने वाले लोगों के साथ होता है। तो आपका गोत्र अगर मैच करता है तो आपके गोत्र और गोत्र मिल जाता है तो लड़का लड़की की शादी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जाति जाति मिलता है तो फिर लड़का लड़की की शादी हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अंतर्विवाह दोस्तों। ठीक है, अंतर्विवाह का मतलब एक ही गोत्र का होना, एक ही कुल का होना या तो फिर एक ही जाति का होना। अगर आपका जाति मैच कर रहा, अभी भी वो प्रचलित में है कि आपका अगर जाति मैच नहीं कर रहा है और आपको लड़की पसंद है तो घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो बस वही मैटर है। इसे ही बोलते हैं लोग अंतर्विवाह, यानी कि अपने ही जाति से शादी करना, अपने कुल के, अपने गोत्र के। ठीक है, यही आपका अंतर्विवाह है दोस्तों। ठीक है, और इसके लिए तो लड़के लोग परेशान रहते हैं। चलिए 7वां नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए, ये तो नाम बताएं। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भरत मुनि, तो आपका करेक्ट आंसर भरत मुनि हो जाएगा। ठीक है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि जी। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां जो प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक का उल्लेख करें। ठीक है, तो पूरा महाभारत में आपको जो चुनौतीपूर्ण प्रसंग लगता है वो आप बता सकते हो। तो उत्तर देखने का प्रयास करेंगे। उत्तर कुछ इस प्रकार है कि महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह, यानी कि एक द्रौपदी है और उनका जो विवाह होता है वो 5 पांडवों से, यानी कि 5 लोगों से। ठीक है, वह बहुपतित्व यानी कि कई पतियों वाली महिला की प्रथा, एक इसका एक उदाहरण होता है कि उस समय बहुपतित्ववाद चलता था, यानी कि एक महिला एक से अधिक पतियों के साथ रह सकती थी, यदि विवाह कर सकती थी। ठीक है, जो कि महाकाव्य का एक केंद्र विषय भी बनता है। तो इस प्रकार से कईयों का मानना भी है कि उनका शादी बड़े वाला भैया से हुआ था। ठीक है, बात की बात है कि 5 पांडव उसको बोला जाता है। फिर इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि उसको 5 पांडव का पत्नी भी माना जाता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बहुपतित्ववाद भी है। क्योंकि अभी के समय में क्या होता है कि बहुत क्या देखते हैं हम लोग कि एक लड़का 3-4 शादी कर सकता है, लेकिन एक लड़की 3-4 शादी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल मिल जाता है कि यहाँ पे उदाहरण स्वरूप कि नहीं एक महिला भी कई सारे पति से, ठीक है, शादी की थी। तो इस प्रकार से अलग अलग बात है, लेकिन ये महाभारत की बात है तो यहाँ पे तर्क वितर्क तो अलग बात है। जो हम लोग उत्तर है वो लिखना है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न पूछा गया है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय का उल्लेख करें। यानी कि जो ब्राह्मण लोग थे इनका जो व्यवसाय था उसके बारे में बताना था। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के 2 आदर्श व्यवसाय कुछ इस प्रकार थे। देखिए ब्राह्मणों को क्या व्यवसाय था, उन लोगों का क्या व्यवसाय था कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना, वेद का अच्छा से अध्ययन कर लिया और फिर उसका अध्ययन करवाना सबको। तो एक पहला काम था, और उससे क्या मिलता था, उनसे जो भी बच्चे को पढ़ाइएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो उनसे कुछ ना कुछ उनको मिल जाता था। दूसरा आपका ये काम था कि यज्ञ करना और उपहार प्राप्त करना, यानी कि पूजा वूजा करवाते थे, यज्ञ करवाते और यज्ञ से उनको क्या मिलता था, कुछ ना कुछ वहाँ से प्राप्त हो जाता था। तो धर्मशास्त्र के अनुसार अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूँ तो ब्राह्मणों का 2 जो व्यवसाय था, पहला तो वेदों को पढ़ लेना, और वेद को पढ़ने के बाद अच्छी खाता ज्ञाता हो जाने के बाद क्या होता था, फिर उनको और भी लोगों को सिखाते थे, उनसे उन्हें कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता था आय। और अगला यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यज्ञ करवाना एक काम था, और यज्ञ करवाने के बाद जो भी दान दक्षिणा है ना, उपहार स्वरूप जो भी मिलता था उनसे वो उनका गुजारा होता था। तो ये आपको 9वां प्रश्न क्लियर हो जाता। तो अब बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न 10वां प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न पूछा गया है कि पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है। दोस्तों पंचम वेद की जो संज्ञा दी गई है वो महाभारत को दी गई है। तो करेक्ट आंसर आपका महाभारत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 होता है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बना दिया है,
ठीक है, इतिहास का बना दिया है, मतलब सारा का सारा आपका आर्ट्स वाला जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, हिंदी का हो गया, सब आपको मिल जाएगा, सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार से हर एक चीज़ों को मैं आपको क्लियर कराता रहूँगा, साथ ही साथ अंतिम तक आपको क्या करूँगा, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा। आपको एक जरा भी चिंतित नहीं होना है, सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, आपका जब तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और आप मुझसे जुड़े रहें, आपको जितना भी ज़रूरत पड़ेगा क्लास 12 को, ठीक है, अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त करवाने के लिए मैं निश्चित ही आप सभी से जुड़े रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग इधर उधर हो जाते हैं तो फिर मैं भी कहीं ना कहीं दूसरे क्लास में चले जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 12वीं का मैं तैयारी करवाना चाहता हूँ, 12वीं से आप जुड़े रहें दोस्तों, बहुत इसी प्रकार से तैयारी होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।